जय हिंद बच्चों। तो लेकर आ चुका मैं आप लोगों के लिए अगेन एक बहुत ही मस्त वीडियो, जहां पे आज हम डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस ऑफ कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद क्वेश्चन नंबर 66। ऑलरेडी हमने क्वेश्चन नंबर 65 तक जो है वो आपको वीडियो दे दिया है। और देखिए क्वेश्चन नंबर 66 जो आपके पास ये है, आपके पास सिमिलैरिटी चैप्टर से, लेकिन एज अ साइज ट्रांसफॉर्मेशन वाले से, जिसमें आपके पास एक छोटा बड़ा होता था, मॉडल बनाते थे, मैप बनाते थे, वो वाला क्वेश्चन है। ठीक है, कहते हैं एक्सट्रैक्ट ऑफ सर्वे ऑफ इंडिया में, बस इसका नाम दे रखा है, घबराइएगा मत इससे कुछ भी, इनको भूल भी जाइए, कोई दिक्कत नहीं। कहता है प्रिपेयर्ड ऑन अ स्केल ऑफ 2 सेंटीमीटर, ठीक है ना, 2 सेंटीमीटर टू 1 किलोमीटर। इसका मतलब यह कि मैप को 2 सेंटीमीटर का बनाया गया, बट एक्चुअल इट वाज, ये जो मैप था वो आपके पास 1 किलोमीटर का था, इस तरीके से, ठीक है ना, इस तरीके से लेंथ की बात कर रहा है, फिर ब्रेड्थ की बात कर रहा है। ए चाइल्ड फाइंड्स द लेंथ ऑफ द कार ट्रैक बिटवीन 2 सेटलमेंट्स इज 7.6 सेंटीमीटर, फाइंड द एक्चुअल लेंथ। देखो इसमें कहा था अगर 2 सेंटीमीटर का था तो 1 किलोमीटर का बनाया गया था, 1 किलोमीटर का बनाया गया तो 2 सेंटीमीटर का बनाया गया। लेकिन वही वाला अगर आपके पास कार ट्रैक का मैप जो अगर 7.6 सेंटीमीटर का होता, तब एक्चुअल लेंथ उसकी कितनी होती है वो आपके पास यहाँ पे बताना है। यूनिट को आपको सेम रखना है, चाहे आप सेंटीमीटर में रखें या फिर किलोमीटर में रखें, वो आपकी मर्जी है। खैर, अगर हम लेंथ की बात करें तो आपको मैं बता दूं, यहाँ पे आप लिखेंगे लेंथ ऑफ मैप, लेंथ ऑफ मैप that will be equal to, ध्यान समझिएगा, that will be equal to k times एक्चुअल लेंथ। एक्चुअल लेंथ चाहे किसी भी चीज की लेंथ हो, ब्रेड्थ हो, हाइट हो, एक्चुअल लेंथ, लेंथ की जगह आप लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट तीनों चीज लगा सकते हैं, फॉर्मूला आपके पास सेम रहेगा। अगर यही केस आपके पास एरिया का आ गया तो यहाँ पे एरिया हो जाएगा लेंथ की जगह पे, यहाँ एरिया वही चीज रहेगी, लेकिन के में आ जाएगा के का स्क्वायर, ठीक है ना। अब बात आती है यहाँ पे बच्चों को बड़ी दिक्कत होती है कि सर के की वैल्यू यहाँ पे दिया ही नहीं है इस वाली क्वेश्चन में, जस्ट एक ट्रिकी क्वेश्चन है, और के की वैल्यू दिया है, बट आपको समझना पड़ेगा कि कैसे दिया है। कई बार बच्चे सोचते हैं सर के की वैल्यू दिया नहीं, निकालेंगे कैसे। ध्यान समझिएगा, दिया है लेकिन आपको समझना पड़ेगा, लेकिन कैसे समझे सर। यहाँ पे तो ऐसा कुछ भी स्केलिंग वगैरह नहीं बताया गया, लेकिन यहाँ पे दिया है, देखो लिखा है स्केल ऑफ 2 सेंटीमीटर टू 1 किलोमीटर, 2 सेंटीमीटर टू 1 किलोमीटर ऐसा बताया गया। ये स्केल ही तो है। इसका मतलब ये कि 2 सेंटीमीटर हम ऊपर रखने वाले, जो कि मॉडल का रहता है आपके पास, मैप का रहता है, और नीचे में 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर को आप किस में लिखेंगे, सेंटीमीटर में, दोनों की सेंटीमीटर में होनी चाहिए। तो ये हो जाएगा आपके पास 1000 मीटर हो गया, तो 100 से और मल्टीप्लाई करेंगे तब जाकर सेंटीमीटर से सेंटीमीटर गया, 2 से इसको काट देंगे 5 बार में, तो 2 2 4 2 4, तो एक बार में 1/50,000 ये आपके पास के की वैल्यू आई, विच इज कॉल्ड स्केल फैक्टर। याद आया ना। अब आपने स्केल फैक्टर निकाल दिया। अब हमसे कहा जाता है कि अगर मैप 7.6 सेंटीमीटर का हुआ तो आपको एक्चुअल लेंथ बतानी, बस सिंपल सा काम हो गया। तो चलो लेंथ ऑफ मैप जो कि आपके पास 7.6 सेंटीमीटर दे रखा है, दैट विल बी इक्वल टू के की जगह 1/50,000 हो गया, इंटू में एक्चुअल लेंथ को थोड़ी देर के लिए एक्स मान लेता हूं, ठीक है, वही एक्स निकालना है, बस इसको इधर भेज दो, हो गया क्वेश्चन। तो ये हो जाएगा 7.6 सेंटीमीटर और इंटू में आपके पास हो गया 50,000, दैट इज इक्वल टू एक्स। चलो भाई पॉइंट हटाओ, नीचे 0, 1 0 से 1 0 को खा जाओ, 76 को 5 से मल्टीप्लाई करो, 6 5 30 के 0 बच गए 3, 7 5 35 और 3 38, और ये 3 0 1 2 3 38,000, और ये आ गया आपके पास किसमें, सेंटीमीटर में। सेंटीमीटर में एक्चुअल लेंथ आपके पास कितनी आ गई, 38,000। आप चाहें तो इसको मीटर में लाएं, आप चाहें तो इसको किलोमीटर में लाए, आपके घर की बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। मीटर में लाने के लिए 100 से डिवाइड करेंगे, लो 2 0 कम कर दिया। किलोमीटर में लाने के लिए 1000 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे डेसिमल आ जाएगा 3 के बाद 3.8, तो ये किलोमीटर में आ गया, ये एक्स की वैल्यू आ गई। तो आप किसी में भी निकाल कर छोड़ देंगे तो गलत जो है वो नहीं माना जाएगा, टेंशन मत लीजिए, क्योंकि यहाँ पे पर्टिकुलरली देयर इज नथिंग मेंशन दैट यू हैव टू फाइंड इन सेंटीमीटर, मीटर और किलोमीटर, व्हाटएवर इट इज, राइट। तो नहीं मेंशन है तो भाई हमारी मर्जी, भाई जिसमें हमारा जी करेगा उसमें निकाल लूंगा, ठीक है। चलो आगे एक बात करते हैं, पहला पार्ट आपने कर डाला, चलो आगे एक बात करें। अब इसमें हमसे कहा जाता है एक्चुअल एरिया ऑफ ग्रिड स्क्वायर इफ ईच हैज एन एरिया ऑफ, हर ग्रिड के पास अगर एरिया 4 सेंटीमीटर स्क्वायर का है तो एक्चुअल एरिया कितने का बनेगा टोटल मैप का, ठीक है ना, ये बताना है आपको। तो फिर से वही सेम कहानी हो गई, यहाँ पे आप लिखेंगे एरिया ऑफ मैप दैट विल बी इक्वल टू, अब की बार के नहीं स्क्वायर है तो के स्क्वायर हो जाता है। और अगला कंसेप्ट बता देता हूं, अगर वॉल्यूम होगा तो एरिया की जगह वॉल्यूम तो लिखोगे, लेकिन के की जगह के का क्यूब हो जाएगा। ये बच्चे ना भूल जाते हैं और ये सिली मिस्टेक्स करते हैं, मार्क्स कट जाते हैं, तो ये गलती मत करना भाई। तो यहाँ पे लिख दो एरिया ऑफ मैप, एक्चुअल एरिया लिख देता हूं, एक्चुअल एरिया लिख देते हैं, एक्चुअल एरिया, ठीक है, और यही आपको निकालना है। चलो इसको एक्स मान लेते हैं और वैल्यूज को पुट कर देते हैं, अपना काम बन जाएगा। इसके जगह पे 4 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है, इज इक्वल टू के की जगह 1/50,000, और 1/50,000 का स्क्वायर है तो ये 2 बार करेंगे, 1/50,000 1/50,000 आई ना बात समझ में। और इसको एक्चुअल एरिया को एक्स ले लेता हूं, बस हो गया क्वेश्चन, इनको इधर कर लेना, बस हो गया काम, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट लिख दो मैं एक्स की वैल्यू, देखो 4 5 20, 20 5 100,
तो 100 लिख दिया, और ये 4 0 4 0, 1 2 3 4 5 6 7 8 0 और लगेगा, और ये आंसर आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो एरिया निकल गया एक्चुअल वाली। अब आप सेंटीमीटर में रखें, मीटर में करेंगे, किलोमीटर में करेंगे, वो आपकी मर्जी है ना। किलोमीटर में कर दे तो सिंपल तरीका बता देता हूं। मीटर में लाने के लिए अगर मैं 100 से डिवाइड करूंगा, लेकिन स्क्वायर है तो 4 0 कट जाएंगे इस तरह से, तो मीटर में आया। और मीटर में से किलोमीटर में लाना है तो 1000 से डिवाइड करेंगे तो 2 3 3 6 और कट जाएंगे, ये भी कट जाएगा, तो 1 किलोमीटर स्क्वायर आ जाएगा। सिंपल ऐसे ऐसे कन्वर्जन क्या करोगे तगड़े तरीके से, मजा से आ जाएगा। चले आगे भाई। ओके, ये हो गया आपके पास क्वेश्चन नंबर 66। अब ये जो आपके पास क्वेश्चन नंबर 67 है, वो आपके पास जो क्वेश्चन है वो आपके पास लोसाई से है। क्या होता है लोसाई, याद आया ना, याद आया ना भाई। कंस्ट्रक्शन भी है, लोसाई भी है, मतलब दोनों मिक्स्ड है उसमें, आपको पता ही है, मैंने आप लोगों को करवा रखा है पूरा का पूरा चैप्टर। तो बस आपको थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है, क्वेश्चन बहुत ज्यादा इजी होते हैं। देखिए इसमें क्या कहा जाता है, कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल एबीसी सच दैट एबी 7 सेंटीमीटर, बीसी 6 सेंटीमीटर। तो चलो मैं पहले बीसी बना लेता हूँ, चाहे आप एबी बना ले कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मैं पहले बीसी बना लेता हूँ। बी यहाँ पे ले लेता हूँ, सी यहाँ पे ले लेता हूँ, और कितने का 6 सेंटीमीटर का, स्केल से तो बना ही लोगे, रूलर से, है ना। ठीक है, अब इसमें कहता है कि एबी जो है 7 सेंटीमीटर का, तो आप कुछ मत करो, 7 सेंटीमीटर मेजर कर लो कंपास से, यहाँ पे कंपास की नींव रखो और ऐसे करके एक आर्क मान लो 7 सेंटीमीटर का। ठीक है, नेक्स्ट इस तरह से। और अगला सी ए 5 सेंटीमीटर का है, तो यहां से 5 सेंटीमीटर मेजर करके इस तरीके से आर्क मार दो। तो जहां पे मीट कर रहे हैं उससे इसको ऐसे ज्वाइन कर दो, इसको ऐसे ज्वाइन कर दो, तो ये पॉइंट ए हो गया। ए भी आपके पास 7 सेंटीमीटर का हो जाएगा, और ये जो है वो आपके पास 5 सेंटीमीटर का हो जाएगा। यहाँ मैं स्केलिंग में नहीं बना रहा हूँ, रेंडमली बना रहा हूँ, नो डाउट, लेकिन आप जब बनाएंगे तो परफेक्ट बनेगा, ज्यादा टेंशन मत लेना। ठीक है, तो ये इतना तो काम हमने कर दिया। अब हमसे पहले में कुछ कहा जाता है वो हम देख लेते हैं, बड़ी प्यारी सी चीज कही गई, कहता है ड्रॉ द लोकस ऑफ द पॉइंट सच दैट इट इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम बीसी एंड बीए। व्हाट डज इट मीन, तो बीसी का है वो देख लीजिए ये रहा, और बीए का है वो देख लीजिए ये रहा। कहता है हमें एक लोकस चाहिए किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट का विच इज ऑलवेज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम बीसी एंड बीए। इसका मतलब ये है कि एक पॉइंट लेना है, उसको आपको ऐसे भगाना है, एक रास्ता बनाना है कि वो हमेशा, वो जो पॉइंट है वो हमेशा इक्वल डिस्टेंस पे रहे, किससे, बीसी से भी और बीए से भी। अगर दो साइड से इक्वल डिस्टेंस पे रखना होता है तो हमेशा आपको एंगल बाइसेक्टर बनाना होता है। तो ये एंगल जो भी होगा मेजर कर लेना, और यहां से इस तरीके से इसका हाफ कर देना। तो ये वाला, ये इस पे, इस वाले पे, इस वाले पे, इस वाले पे आपके पास, इस वाले पे जितने भी आपके पास पॉइंट्स होंगे दैट विल बी ऑलवेज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम साइड बीसी एंड बी। हो गया काम। दूसरे में कहता है इट इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ए एंड बी। ए कहां है, यहां है, बी कहां है, यहां है। ए और बी से अगर इक्वल डिस्टेंस पे होना चाहिए, दो कंडीशन है, अगर ए और बी से इक्वल डिस्टेंस पे होना चाहिए तो ए बी का आपको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना पड़ेगा। ठीक है, चलो, तो ये मोर देन, यहां से मोर देन हाफ कर लो, ट्रेडिंग करके आर्क मार दो दोनों साइड, फिर यहां से भी बिल्कुल सेम काम करना है ऐसे करके, फिर इनको क्या करना है, ज्वाइन कर देना है। तो ये वाला जहां पे ये मीट कर रहा है, ये वाला पॉइंट, तो ये वाला जो पॉइंट है ना, पॉइंट पी का नाम दे देते हैं। चलो, ये जो पॉइंट पी है वो क्या है आपके पास, बीए और बीसी से भी इक्वल डिस्टेंस पे है। अगली चीज, ए से भी इक्वल डिस्टेंस पे होगा, यहां से भी और यहां से भी इक्वल डिस्टेंस पे होगा, गारंटी के साथ, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है बीए का, इसीलिए। ठीक है ना, चलो, अब हमसे कहता है मार्क पॉइंट पी। अच्छा, पी का ही बोला, हमने भी पी करा हुआ है पहले दूसरे का। हमसे कहता है राइट द लेंथ ऑफ पी ए। तो क्या आपको पी से लेकर ए तक या फिर पी से लेकर बी तक दोनों ही लेंथ आपके पास इक्वल आएंगे, तो मेजर कर लेना भाई, आपको पता चली जाएगा। ठीक है ना, चलो, हो गया क्वेश्चन खत्म, डन। कितना आसान क्वेश्चन था भाई। चलो, क्वेश्चन नंबर 68 की बात करते हैं, ध्यान से समझते हैं ना, मजा सा आ जाएगा। देखो, ये जो क्वेश्चन हमने करवाया है, लेकिन ये ना डिफरेंट वे, वहां पे कुछ और पूछा गया था, है चीजें वही, लेकिन थोड़ा सा घुमा कर पूछा गया, और कुछ नहीं। ठीक है ना, थोड़ा सा मतलब उल्टा कर दिया इसमें। तो समझाता हूँ क्या उल्टा किया और क्या सीधा करना है हमें इसमें। आपको साफ साफ दिख रहा है, एक सर्कल है जिसका सेंटर ओ बता रखा है, साथ में हमसे कहता है एबीसीडी क्वाड्रिलेटरल वेयर साइड से बीसीडी एडी टच द सर्कल एट पॉइंट ई एफ जी एच। साफ साफ दिख रहा है आपको फिगर में। हम मेन चीज पे ध्यान देते हैं। ए बी आपके पास 15 है, वो हम लिख लेते हैं। ए बी की जो लेंथ है पूरी की पूरी वो आपके पास 15 सेंटीमीटर है। दूसरी चीज, बीसी की जो लेंथ है आपके पास वो 18 सेंटीमीटर, बी से लेकर सी तक की जो लेंथ है वो आपके पास 18 सेंटीमीटर है। ठीक है, नेक्स्ट, एडी की जो लेंथ है वो आपके पास 24 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर है। ठीक है, नेक्स्ट, फाइंड द लेंथ ऑफ सीडी। ये जो सीडी है उसको हम एक्स ले लेते हैं, एक्स ले लेते हैं। ठीक है ना, फिर आपको ये एक्स की लेंथ निकालनी है। आपको मैं बता दूं, कभी भी एक सर्कल को सर्कमस्क्राइब करता है कोई भी क्वाड्रिलेटरल, तो उनके ऑपोजिट साइड्स का सम हमेशा इक्वल होते हैं, ऑपोजिट साइड्स का सम इक्वल होता है। तो मतलब ए बी प्लस सी डी, तो ये हो जाएगा ए बी प्लस सी डी, वो हमेशा इक्वल होगा बी सी प्लस ए डी, बी सी प्लस ए डी। मैं इस क्वेश्चन का मैं आप लोगों को पहले क्लाइमेक्स दिखा रहा हूं, मतलब एंडिंग वाला पार्ट पहले बता रहा हूं, उसके बाद हम आपको जो पूरी स्टार्टिंग से जो मूवी चलेगी फिर चलेगी, पहले आपको मैं क्लाइमेक्स दिखा रहा हूं। तो ये वाले रिजल्ट आपको अगर याद है तो ये कई बार कई ना क्या करते हैं लोग एमसीक्यू में दे देते हैं,
और बच्चे को पता नहीं और ये तो बड़ा तगड़ा क्वेश्चन दे दिया। क्वेश्चन तगड़ा नहीं है, कॉन्सेप्ट तगड़ा है। कॉन्सेप्ट अगर आप लोगों को क्लियर है तो आराम से आप इसको कर जाएंगे कि जस्ट करना क्या भाई, अपोजिट साइड्स का सम इक्वली तो रखना है, तो वो हमने रख दिया। ए बी आपको पहले से पता है 15 है, सी डी को हमने एक्स माना है जो को निकालना है, बी सी की जगह 18 दे रखा है, ईडी की जगह आपके पास 24 दे रखा है, 24 18 8 4 12 2 1 2 3 4 42 हो गया, एक्स हो गया, 15 उधर चला जाएगा माइनस हो जाएगा और 12 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा, 7 बचेगा, 2 बचेगा, एक्स की वैल्यू 27 सेंटीमीटर हो गया आंसर खत्म, बात आंसर ही हो गया। लो भाई क्वेश्चन ही हो गया ये। लेकिन इतना ही थोड़ी करना, ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है भाई। ये जो अभी अभी मैंने आप लोगों को बताया वो आपको मैंने बताया 1 मार्क्स के हिसाब से कि एमसीक्यू में आएगा या फिर 1 मार्कर वाले क्वेश्चन में कभी दे दिया जाए नॉर्मली वैसे ही बताकर, ठीक है ना, तब के लिए है ये चीज। और कभी नॉर्मल सा कोई अलग से कंसेप्ट पूछ लिया जाए तब के लिए है ये चीज। लेकिन अगर ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है तब आप इतना ही नहीं करेंगे। क्या करेंगे इसमें, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू प्रूव दैट सम ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ दिस क्वाड्रिलेटरल इज ऑलवेज इक्वल। तो अब ये प्रूफ कैसे करेंगे, ये प्रूफ करेंगे हम सर्कल का एक प्यारा सा कॉन्सेप्ट लगाकर, जिसका कहना है whenever tangents are drawn from an external point to the circle they are always equal in length. What does it mean? इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास एक सर्कल है और उसका एक एक्सटीरियर पॉइंट है, लेट्स से दिस पॉइंट डी, तो यहां से एक टेंजेंट ये ड्रॉ किया गया है और एक टेंजेंट आपके पास ये ड्रॉ किया गया ये वाला, तो ये दोनों टेंजेंट की लेंथ हमेशा इक्वल होंगे। ये कंसेप्ट का हम यूज करके उस चीज को प्रूफ करने वाले हैं और ये चीज हमने आपको प्रूफ करवाया है बकायदा एक्सरसाइज के क्वेश्चन में भी, एग्जाम्पल के। मेरे हिसाब से मैं जहां तक याद कर पा रहा हूं आर.एस. अग्रवाल की टेंजेंट वाली टेंजेंट प्रॉपर्टीज और सर्कल का वीडियो खोल लीजिए। जो पहली वीडियो रहेगी ना, पहली वीडियो जिसमें कंसेप्ट बताया, उसके बाद मैंने एग्जांपल सॉल्व करवाया, तो एग्जांपल नंबर जो सेकंड है ना, सेकंड एग्जांपल वो यही है, अपोजिट साइड्स का सम जो है वो इक्वल प्रूफ करना था, ठीक है। ओके, तो यहां से हमें क्या करना है, आपको क्या करना है, देखिए इधर सारे के सारे वो देखते जाइए। पहले तो लास्ट की चीज हमने आपको बता दिया, अभी मैं बस आपको ये प्रूफ कराऊंगा कि अपोजिट साइड्स का जो सम है वो आपके पास इक्वल है। इसमें ना 4 एक्सटीरियर पॉइंट दिख रहे हैं, देख रहे हैं आपको, ए बी सी डी, देख रहे हैं ना अच्छे से, ठीक है। तो आपको दिख रहा है अगर ये आपके पास एक एक्सटीरियर पॉइंट है तो आप बोल सकते हो ए एच विल बी इक्वल टू ए। बोलिए हाँ या नहीं, बोलो हाँ सर, बिल्कुल सही बात सर। ये दोनों टेंजेंट इक्वल लेंथ होंगे क्योंकि एक्सटीरियर पॉइंट से आपके पास सर्कल पे 2 टेंजेंट ड्रॉ किए जाते हैं, मैक्सिमम 2 ही ड्रॉ हो सकते हैं वैसे भी। आप पॉइंट बी को देख लीजिए, बी को आप चेक करेंगे तो बी ई और दूसरा क्या हो जाएगा बी एफ, है ना, ये वो वाला बी एफ नहीं भाई, बी एफ लेंथ वाली है, ठीक है। तो ये दूसरा वाला पॉइंट हो गया। पॉइंट सी को देखो भाई, ये हो जाएगा आपके पास सी एफ इज इक्वल टू सी जी। नेक्स्ट डी वाला देखो भाई, क्या हो जाएगा डी जी इज इक्वल टू डी एच। लो भाई, ये 4 चीजें लिखने से हम कैसे प्रूव कर पाएंगे कि अपोजिट साइड्स का सम जो है वो आपके पास इक्वल होता है। मैं आपको समझाता हूं, ध्यान समझिएगा। आपको क्या करना है, ध्यान समझिए। अगर मेरे को लेफ्ट साइड में ए बी चाहिए तो मुझे लेफ्ट साइड में ए ई और बी दोनों चाहिए। तो क्या यहाँ पे लेफ्ट साइड में ए ई और बी दोनों हैं? देखो बी तो है लेफ्ट साइड में लेकिन ए ई राइट साइड में, तो क्योंकि ये दोनों इक्वल है तो इसको आप इधर लिख दें, इसको आप इधर लिख दें, उससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो आप इसको ऐसे लिखें, ए ई इज इक्वल टू ए एच। क्या आप लिखेंगे इसको, ए ई इज इक्वल टू ए एच। बस इसको थोड़ा सा इंप्रोवाइज करना पड़ता है और कुछ नहीं। नेक्स्ट, अब ऑपोजिट लेफ्ट साइड में ए बी और क्या चाहिए सी डी, तो सी डी के लिए क्या क्या चाहिए होगा, सी जी और डी जी, सी जी एंड डी जी। तो क्या सी जी है, सी जी राइट साइड है और डी जी है, तो इसको इधर करो, इसको इधर करो, सी जी इज इक्वल टू सी एफ लिखो, सी जी इज इक्वल टू सी एफ लिखो। अब बिल्कुल पर्टिकुलरली सही चीज हो चुका है। सभी को इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4 की नेमिंग करें और इन सभी में इस तरीके से आप एक रीजन डालेंगे, tangents drawn from an external point to the circle they are equal in length। ये वाली स्टेटमेंट यहाँ पे लिखनी पड़ेगी because this is the reason by which we are actually taking them as equal, right? Okay, अब आप क्या करेंगे, इतना करने के बाद आप करेंगे भाई adding equations 1 2 3 and 4, adding equations 1 2 3 and 4। इन चारों इक्वेशन को आप क्या करें, इक्वल प्रूफ करते हैं। तो यहाँ पे आप लिख देंगे ए ई प्लस बी ई प्लस सी जी प्लस डी जी। आपको मैं बता दूं एलएचएस से एलएचएस को ऐड किया जाता है और आरएचएस से आरएचएस को ही ऐड किया जाता है। तो अब आप इसको ऐड करेंगे राइट साइड वाले को, तो आप लिख देंगे यहाँ पे ए एच प्लस, पहले डी एच लिख देते हो क्योंकि ए एच और डी एच ना दोनों साथ में रहेगा तो मजा आएगा। उसके बाद इन दोनों को लिख दे बी एफ प्लस सी एफ, बी एफ प्लस सी एफ, ठीक है ना। प्लस में आगे पीछे लिख दे बिंदास, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये क्या बना लेगा, ए बी, है ना। ये क्या बना लेगा, सी डी। आप देख सकते हैं लेंथ को इन दोनों को मिलाएंगे तो ए बी बनेगा, इन दोनों को मिलाएंगे सी डी बनेगा, इन दोनों को मिलाएंगे क्या बनेगा, देख लीजिए ए डी बनेगा, और इन दोनों को मिलाएंगे तो क्या बनेगा आपके पास, बी सी बनेगा। यही तो आपको प्रूफ करना था कि अपोजिट साइड्स का सम क्या है जो वो आपके पास क्या है, इक्वल है। आई ना बात समझ में। लो भाई हो गया ये वाला भी क्वेश्चन, ये वाला भी क्वेश्चन आपके पास हो गया, खत्म, डन। नेक्स्ट, अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 69 की। चलो भाई
फिगर दिया हुआ है आपके पास, इंफॉर्मेशन दिया हुआ है आपके पास, फिर आपके पास कुछ बोल रखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ। सो पहले हम फिगर को ध्यान समझेंगे। ये जो क्वेश्चन है ना, जहां तक मुझे लग रहा है टेंजेंट प्रॉपर्टी और एंगल एंड साइक्लिक प्रॉपर्टीज दोनों कंसेप्ट यहाँ पे मिक्स्ड है, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे बच्चे बहुत बड़ी गलती करते हैं, तो ध्यान समझिएगा। एंगल एंड साइक्लिक प्रॉपर्टीज ऑफ सर्कल एंड टेंजेंट प्रॉपर्टीज ऑफ सर्कल, ये जो दोनों ही कंसेप्ट है वो एक ही क्वेश्चन में आपको एक साथ दिया जा सकता है और दिया जाएगा गारंटी के साथ, दोनों। तो ये जब भी कभी भी ऐसा कोई क्वेश्चन आपको दिख जाए जिसमें आपको लग रहा हो कि एंगल एंड साइक्लिक भी एंगल निकालना है, टेंजेंट भी बनाया है, कोड भी बना है, सेंटर भी है, ये भी है, वो भी है, तो उस केस में आपके दिमाग में तुरंत के तुरंत 10 थ्योरम चलने चाहिए। बोलो सर ये 10 थ्योरम कहां से आ गया? 5 थ्योरम मान लो कि भाई इसके एंगल एंड साइक्लिक के और 5 थ्योरम टेंजेंट के, तो ये सभी थ्योरम तुरंत दिमाग में स्ट्राइक करनी चाहिए, एक एक करके आपको अप्लाई करना आना चाहिए, तब जाकर मजा आएगा, अदरवाइज थोड़ी दिक्कत हो जाएगी भाई। चले आगे, चलो देख लेते हैं अब क्या कहते हैं इस क्वेश्चन में। इसमें हमसे कहा जाता है इन द गिवन फिगर डायग्राम ABCDEF इज ए रेगुलर हेक्सागन। तो आपको दिख रहा है ABCDEF है ना, फिर वापस ए पे एंड हो रहा, तो वो एक रेगुलर हेक्सागन है। रेगुलर हेक्सागन की प्रॉपर्टी आप लोगों को मालूम होनी चाहिए। रेगुलर हेक्सागन का कहना है भाई मेरे ना सभी के सभी साइड्स इक्वल होते हैं, ये वाली ये वाली ये वाली ये वाली, रेगुलर इसलिए नाम होता है इसका, ठीक है ना। रेगुलर हेक्सागन की सभी साइडें इक्वल होती हैं, और अगर सभी साइडें इक्वल होती है ना तो इनके हर एक इंटीरियर एंगल ना 120 का होता है। ये वाला 120 का, 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 120। और ये चीज हमने आपको कंस्ट्रक्शन वाले चैप्टर में करवाया हुआ है। यस, कंस्ट्रक्शन वाले चैप्टर में वहां पे एंगल दिया भी नहीं होता था, सिर्फ इतना बोला जाता था ड्रॉ ए रेगुलर हेक्सागन ऑफ साइड 5 सेंटीमीटर। उसके बाद एंगल, हर एक एंगल को हम 120 लेते थे, और क्यों लेते थे वो भी हमने आपको वहां पे बताया हुआ विद रीजन एक्सप्लेन करके, राइट। फिलहाल हम यहाँ पे बात करते हैं कि 120 डिग्री का एंगल होता है रेगुलर हेक्सागन का, इंटीरियर वाला, एक्सटीरियर वाले नहीं, एक्सटीरियर वाले 60 के होते हैं, इंटीरियर वाले की बात कर रहे हैं बस, और कुछ नहीं, ठीक है। चलो आगे एक बात करते हैं, इसको हटा देता हूं मैं। ओके, अब इसमें जो जो इन्फॉर्मेशन दिया उसके अकॉर्डिंगली हम यहाँ पे अभी जो काम है वो करने वाले हैं। कहता है इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल होता हमें दिख रहा है, सेंटर ओ दे रखा है, चलो वो भी ठीक है। कहता है PQ एक टेंजेंट है टू द सर्कल, ये वाला PQ जो आपके पास वो सर्कल का एक टेंजेंट है आपके पास, और वो पॉइंट D पे, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट जो है जहां पे मीट कर रहा है सर्कल को, वो आपके पास पॉइंट D है। नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ FAG। तो सबसे पहले टारगेट करो FAG का है, F ये रहा, A ये रहा, G ये रहा, ये वाला एंगल निकालना है। इसको थोड़ी देर के लिए X मान लो, जो निकालना है बस, ठीक है, चलो X मान लिया। तो सर अब क्या करोगे, देखते हैं क्या करेंगे। आपको पहले से बता रखा है कि ये वाला जो एंगल है वो 120 होगा। सर ये तो मजा आ गया, तुरंत हो गया क्वेश्चन। ये तो देखो ये 120 है, यहाँ पे आप लगा दो लीनियर पेयर, तो ये वाला एंगल कितना बन गया, x की वैल्यू 60 डिग्री। बोलो हाँ या नहीं, 60 और 20 60 और 120 180 एंगल है ना, लीनियर पेयर 180 डिग्री। तो ये आपके पास 60 डिग्री निकल गया, हो गया क्वेश्चन खत्म, टाटा बाय बाय। अरे पूरा नहीं हुआ, अभी एक ही पार्ट हुआ। अब दूसरे पार्ट की बात करते हैं। दूसरे में हमें निकालना है एंगल BCD। किधर है भाई BCD, देख लेते हैं। B ये रहा, C ये रहा, आई हाय हाय, ये एंगल पूछा है भाई। ये तो डायरेक्टली हमें फिर से पहले से पता है कि 120 डिग्री का, क्योंकि एक रेगुलर हेक्सागन है। लो भाई दूसरा पार्ट भी हो गया, खत्म, टाटा बाय बाय। चले आगे, ओके नेक्स्ट हमसे कहता है PDE निकाल के बताओ भाई, PDE निकाल के बताओ। देखते हैं PDE कहाँ है, ये रहा, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। PDE ओके, चलो ये रहा P, ये रहा D, ये रहा E, ये वाला एंगल निकालना भाई, ये वाला एंगल। अब ये वाला एंगल किसके इक्वल होता है, ये आपको मैंने टेंजेंट प्रॉपर्टीज ऑफ सर्कल में हमने आपको बताया हुआ है। याद दिलाऊं, चलो याद दिलाता हूं। इसको कहते थे हम कोड टेंजेंट थ्योरम, या फिर इसको हम कहते थे ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। अब कई बच्चों को याद हो गया होगा, यस, सभी बच्चों को अभी भी याद नहीं आया होगा कि यार क्या होता है, लेकिन आपको मैं समझाता हूं। अगर आपके पास एक सर्कल है, जो कि आपको दिख रहा है एक सर्कल है भी, ये अगर आपके उसका सेंटर है, चलो छोड़ दो, सेंटर की भी यहाँ जरूरत भी नहीं पड़ेगी। आप एक कोड बनाए यहाँ पे, इस तरीके से एक कोड बना दिया, और एक टेंजेंट बना दिया जो कोड के एक एंड से जा रहा होगा, ठीक है, कोड के एक एंड से जा रहा होगा। तो ये वाला जो एंगल है, कोड और टेंजेंट ने जो दोनों मिलकर बनाया है, वो हमेशा किसके इक्वल होता है पता है, जो कोड ने रिमेनिंग पार्ट पे एंगल बनाया होता है उसके इक्वल होता है। तो रिमेनिंग पार्ट कहां है, ऐसे ऐसे, ये वाला एंगल के इक्वल होता है, ठीक है। नहीं तीन बात, तो ये वाला एंगल अगर आपको पता चल जाए तो वही एंगल ये होगा। तो यहाँ पे वही चीज तो है, आप देख सकते हैं, ये एंगल किसके इक्वल होगा, जहां पे ये जो कोड है वो रिमेनिंग एंगल पे बना रहा होगा, मतलब इस वाले एंगल के इक्वल होगा, इस वाले एंगल के इक्वल होगा। तो अगर आपने ये वाला एंगल निकाल लिया तो ये वाला एंगल क्या बात आई, वही दोनों सेम सेम। चलो अब बात आती है कि ये वाला एंगल कैसे निकाला जाए, ये वाला एंगल कैसे निकाला जाए भाई। तो चलो इसके बारे में सोचते हैं कि ये एंगल अब कैसे निकाला जाए। अगर हम देखें तो ये एंगल बहुत आसान है, बोलो कैसे, ऐसे। ये वाला एंगल कितना बताना तेरा, 120 डिग्री है सर। कैसे पता चला, क्योंकि एक रेगुलर हेक्सागन का एंगल है, अभी तो बताया था मैंने आप लोगों को, राइट। तो ये हो गया आपके पास 120 डिग्री का एंगल, और ये वाला जो एंगल है वो आपके पास x ले लेते हैं, और ये भी एंगल वो आपके पास वो भी होगा x। बोलेगा सर ये कैसे बात, ये कैसे हो गया, दोनों बराबर बराबर x। मैं आपको समझाता हूँ, देखो
होता क्या है, ये वाली साइड और ये वाली साइड भी तो इक्वल है रेगुलर हेक्सागन की वजह से, तो ऑपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं तो उनके ऑपोजिट एंगल्स भी क्या होते हैं आपके पास, इक्वल होते हैं, है ना, किसका, आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी, राइट। चलो अब ये और ये तीनों एंगल मिलाकर 120 के सॉरी 180 के इक्वल होगा या नहीं, बोलो हाँ या नहीं, अरे एंगल सम प्रॉपर्टी और कुछ नहीं, राइट। चलो x की वैल्यू कई बच्चों ने 30 निकाल भी दिया होगा, और यहाँ से x की वैल्यू निकाल दो 30 निकल जाएगी, बोलो कोई दिक्कत भाई, लो भाई क्वेश्चन ही हो गया। मतलब फर्स्ट 2 एंगल्स जो थे वो बड़े इजी से थे, और तीसरे वाले में थोड़ा सा बिल्कुल कुछ सेकंड 5-10 सेकंड हमें सोचना पड़ा, है ना। तो ओवरऑल ये जो क्वेश्चन था वो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए 30 सेकंड्स का था। चलो भाई 30 सेकंड्स 3 मार्क्स, 10-10 सेकंड में एक नंबर ले जाओ। क्वेश्चन नंबर 69। चलो अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 70 की, क्वेश्चन नंबर 70 की, ठीक है। इसमें देखते हैं हमसे क्या कहा जाता है, थोड़ा सा ब्लर सा नहीं है आपके पास डायग्राम, क्लियर हो जाए भाई। चलो कोई नहीं, देख तो रही है हमें अपने को। ओके अब पहले तो इंफॉर्मेशन देख लेते हैं क्या क्या कहा गया है इसमें। हमसे कहता है AB एंड CD इंटरसेक्ट एट द सेंटर O। अगर आप लोगों को कुछ भी डाउट आता है तो भेज दे भाई, इस वाले नंबर पे आप लोगों को प्रॉपर वीडियो सॉल्यूशन जो है वो मिल जाएगा। और अगर आप लोगों को पर्सनल क्लास की नीड हो तो उसकी भी आप इंक्वायरी इसमें नंबर पे कर सकते हैं, आपको सभी डिटेल मिल जाएंगे। कहता है AB एंड CD इंटरसेक्ट एट पॉइंट एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो ये रहा AB और ये रहा CD, तो AB और CD को हमने इंटरसेक्ट करा दिया, ये वाला वो आपके पास सेंटर है। साथ ही हमसे कहा जाता है इन द गिवन डायग्राम EBA 33 डिग्री है, ये वाला जो है आपके पास EBA वो 33 डिग्री है। दूसरे में हमसे कहा जाता है EAC 82 डिग्री है, EAC ये पूरा एंगल आपके पास वो 82 डिग्री है। अब हमसे जो निकालने के लिए बोला है वो बोला है BAE ये वाला एंगल निकालने के लिए हमसे कहा गया इसमें। तो चेकआउट करते हैं कि BAE हम कैसे निकाल सकते हैं, वो है कहां पहले वो तो नजर मारो भाई। BAE ये वाला सिर्फ इतना एंगल निकालना है आपके पास। कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन बहुत आसान है, सिर्फ आपको थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। ये वाला एंगल हमें यहाँ पे आपके पास निकालना है। अभी सभी को मैं गोली मार देता हूँ और सिर्फ इस डायग्राम पे फोकस्ड रहते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से हम BAE जो है वो आपके पास निकाल सकते हैं, ठीक है ना। BAE और BAE जो है वो क्या है आपके पास, यहां से लेकर यहीं तक है, बस इतना BAE ये वाला। अब ये वाला एंगल इतना निकालने के लिए ध्यान से समझिएगा, पहली बात AB जो है वो डायमीटर है, AB क्या आपके पास डायमीटर है, और अगर वो डायमीटर है तो एंगल्स इन द सेमी सर्कल कहीं ना कहीं बन रहा होगा। अब समझाता हूं, तो ये वाला जो एंगल है वो कितना होगा, 90 होगा, एंगल्स इन द सेमी सर्कल। आई ना बात समझ में, ठीक है ना। ओके अब अगर ये 90 है, अगर ये 30 है, तो क्या मैं ये वाला एंगल नहीं निकाल सकता, एंगल सम प्रॉपर्टी लगाकर कर दे काम। x प्लस 90 प्लस 33 विल बी इक्वल टू 180, और यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो कितना, 90 कम हो जाएगा, फिर 33 और कम हो जाएगा, तो कितना बन जाएगा इसके पास 57। इन दोनों को ऐड कर दूंगा, 3 9 3 12 123। तो इनको उधर लेकर जाकर माइनस कर दूंगा ना, 123 ये हो गया 180। यहाँ से x की वैल्यू निकालूंगा तो 180 में से माइनस कर दूंगा 123, तो x की वैल्यू आ जाएगी 57 डिग्री। तो ये जो चीज है ये जो एंगल आया आपके पास x वो आपके पास कितना है 57 डिग्री। आई ना बात समझ में, ये जो एंगल आया आपके पास वो कितना आया 57 डिग्री। चलो अगर अभी ना जरूरत पड़ सकती है, ये वाला एंगल आपने 57 डिग्री का निकाल लिया, दैट्स फाइन, तो ये वाला एंगल की भी जरूरत पड़ सकती है अभी यहाँ पे। तो अगर ये टोटल 82 था तो आप 82 में से क्या करें 57 को गायब कर दे, क्योंकि ये टोटल 82 था, तो इसमें से 52 चला जाएगा तो ये बचेगा 5, और यहाँ से कितना बचेगा 7, तो ये बचेगा 2, तो ये वाला एंगल बचेगा मेरे पास 25। अभी यहाँ पे जरूरत पड़ सकती है तो इसीलिए मैंने पहले ही निकाल के रख दिया भाई, खत्म बात, ठीक है। चलो आगे की बात करते हैं। तो हमें पता चल गया कि ये वाला जो एंगल है वो 57 डिग्री का है और ये वाला जो एंगल है वो 25 डिग्री का है। अब दूसरा एंगल कौन सा निकालना है वो देख लेते हैं। BOC का है, B ये रहा, O ये रहा, C ये रहा, ये वाला एंगल निकालना है। ये एंगल मैं आपको बता दूं कितने का है, ये एंगल 50 डिग्री का है। बोलोगे सर ये जादू कैसे होगा, मैं आपको समझाता हूँ। देखो इधर BOC और ये वाला पॉइंट देखो, ये आर्क दिख रहा है ना B से लेकर C तक, BC आर्क दिख रहा है, ठीक है। B से लेकर C तक का जो आर्क है वो सेंटर पे एंगल O बना रहा है, और वही वाला आर्क रिमेनिंग पार्ट पे भी एक एंगल बना रहा है, ये वाला देखो। अभी जो मैंने आपको ये 25 डिग्री निकलवा दिया, मैंने बोला था ना काम आएगा, देखो काम आ गया। तो आप लोगों को अगर जो एंगल एंड साइक्लिक प्रॉपर्टीज का जो पहला वाला थ्योरम था, अगर वो आप लोगों को याद है, उसका क्या काम था कि एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज ऑलवेज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय दैट आर्क इन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल।
सर इतना लंबा थ्योरम तो आपको जब समझाया था उस टाइम पे समझ में आ जाएगा, उसके बाद आपके पास ये जो थ्योरम है वो आपके पास लंबा नहीं लगेगा। तो ये वाला अगर 25 है तो सेंटर वाला एंगल इसका क्या होता है, डबल होता है। इसीलिए मैंने आपसे बोला था कि ये जो एंगल है वो आपके पास कितने का है, 50 डिग्री का। आई ना बात समझ में, ठीक है। चलो भाई हो गया ये वाला भी पार्ट। अगला है आपके पास ODB, तो उसको देख लेते हैं कहां पे है। O ये रहा, ओहो डी ये रहा, ये वाला एंगल निकालना है, और बी ये रहा। तो इसको निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, ये वाला एंगल निकाल लेते हैं पहले। ये वाला एंगल 50 डिग्री था ना, 50, ठीक है। तो ये वाला एंगल कितना बच गया, 130 डिग्री, ताकि इन दोनों को मिलाकर 180 होना चाहिए ना, लीनियर पे लगा दिया। अब ये एंगल 130 है और ये वाला एंगल 33 है, तो ये एंगल निकालना बहुत आसान हो गया ना, एंगल सम प्रॉपर्टी। ये वाले ट्रायंगल में, OBD में, इस वाले ट्रायंगल में, इस ये जो रेड वाला ट्रायंगल है इसमें ये वाला एंगल पता है, ये वाला एंगल पता है, तो ये एंगल हम निकाल ही सकते हैं। कितना हो जाएगा देख लेते हैं, 130 ये वाला हो गया और 33 ये, तो दोनों को ऐड कर देते हैं। 130 33 ये हो गया 3 163, तो 163 टोटल कितना है आपके पास 80, तो 180 में से 163 को गायब कर देते हैं। कितना बचेगा 7, यहाँ कितना बचेगा 1 17 ही बचेंगे। 63 और 17 80 तो होता ही है, तो ये बन गया आपके पास 17 डिग्री। लो भाई हो गया क्वेश्चन, ये वाला जो क्वेश्चन है वो भी आपके पास डन होगी, खत्म, टाटा बाय बाय। लो भाई क्वेश्चन नंबर 70 डन। आइए क्वेश्चन नंबर हम 71 की बात करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 71 की बात करते हैं, आओ भाई। तो इसमें हमसे कहा जाता है ए फेमस स्वीट शॉप, एक कोई मिठाई वाली दुकान है भाई, इसमें कहता है भाई सेल्स टिंड रसगुल्ला। टिंड रसगुल्ला मतलब जो टीन में पैक करके किए जाते हैं ना, दिवाली के टाइम पे आपने देखा भी होगा, टीन के अंदर में, उसके अंदर बहुत सारे जो क्या कहते हैं उसको, शुगर सॉल्यूशन जो होता है वो भी फिल्ड रहता है आपके पास, चाशनी जिसको कहा जाता है, और साथ ही आपके पास उसमें रसगुल्ले भी होते हैं, तो वो वाले की बात कर रहे हैं। कहता था टीन कंटेनर इज सिलेंड्रिकल इन शेप, तो सिलेंडर के शेप में जनरली उसको रखा जाता है, इस तरीके का ये टीन है। इसके अंदर रसगुल्ले भी हैं गोल गोल से, इसमें भी गोल गोल ही बताया गया वैसे, है ना। और इसके अंदर ना चाशनी भी फिल्ड है आपके पास, जो शुगर सॉल्यूशन होता है ना वो वाला, जिसको शुगर सिरप भी कहा जाता है बेसिकली, ठीक है। तो इसमें कहा जाता है इसके कुछ डायमीटर वगैरह भी आपके पास गिवन है। डायमीटर आपके पास 14 है, तो मैं सिंपल रेडियस का काम है, मैं तो रेडियस 7 सेंटीमीटर लेता हूं। हाइट 16 है, तो वो मैं यहां पे मेंशन कर देता हूं। एंड इट कैन होल्ड 20 स्फेरिकल रसगुल्लास, ये जो अंदर रसगुल्ले रखे हैं स्फेरिकल वाले, टोटल 20 होल्ड कर सकता है। ऑफ डायमीटर 6 सेंटीमीटर, और ये जो रसगुल्ले हैं वो स्फीयर के शेप का है और उसको डायमीटर 6 सेंटीमीटर है, तो रेडियस का काम पड़ेगा, तो हम 3 सेंटीमीटर लिखकर रख लेते हैं। एंड स्वीटेंड लिक्विड मतलब जो सिरप रहता है उसकी बात कर रहे हैं अंदर, है ना, चाशनी जो शुगर सॉल्यूशन रहता है। कैन फिल्ड एंड देन सील्ड, क्या बात है, फिल्ड एंड देन सील्ड, तो इसके अंदर उसे फिल कर दिया गया चाशनी को, उसके बाद सील कर दिया गया है। फिर कहता है फाइंड हाउ मच स्वीटेंड लिक्विड केन कंटेन्स, तो इसके अंदर ये जो केन है उसके अंदर अगर मैं रसगुल्ला नहीं रखता हूं तो कितना चाशनी इसके अंदर फिल हो सकता है, वो आपसे क्वेश्चन जो है इसमें पूछा गया। तो ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर मैं इसमें से हटा देता हूं किसको, रसगुल्ले को अगर मैं हटा देता हूं तो जितने रसगुल्ले का वॉल्यूम था उतना आपके पास सिलेंडर वाले में और ऐड ऑन हो जाएगा। बोलोगे ये क्या कर रहे हो सर, मैं आपको समझा, देखो अगर मैं यहां से इसको हटा देता हूं, किनको, 20 रसगुल्ले को हटा देता हूं मैं, तो 20 रसगुल्ले को अगर मैं हटाऊंगा तो 20 रसगुल्ले का हमने क्या करा, वॉल्यूम हटाया। आई ना बात समझ में, 20 रसगुल्ले का हमने वॉल्यूम हटाया, ठीक है ना, ओके। तो अब यहां से हम क्या कर सकते हैं, ध्यान से समझिएगा, ये मेरे पास सिलेंड्रिकल वाले का हो गया, और सिलेंडर का पहले तो आप वॉल्यूम निकाल लो, फिर आपको थोड़ा सा आइडिया जो है वो लग जाएगा कि क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। तो यहां से वॉल्यूम निकालेंगे तो ये निकल जाएगा मेरे पास पाई r स्क्वायर h, पाई की वैल्यू निकल रखी है आपके पास 3.14, तो यहाँ पे ले लूंगा 3.14, और सिलेंडर का कितना हो गया मेरे पास, रेडियस 7 हो गया, तो हो गया 7 × 7, और हाइट इसका कितना आपके पास 16 है। हाइट कितना आपके पास इसका 16 है, तो थोड़ा सा मैं मल्टीप्लाई वगैरह कर लेता हूं, आधा शेयर कितना 3.14 मल्टीप्लाई 7 7 49 से कर लेता हूं, 49 फिर मल्टीप्लाई 16, सो इट इज 2461.76 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि वॉल्यूम है ना तो सेंटीमीटर में सही ऐसे भी थे यूनिट में, तो सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, ओके डन। अब ध्यान से समझिएगा, हमने निकाल लिया पूरे सिलेंडर का वॉल्यूम, ठीक है ना, पूरे सिलेंडर का वॉल्यूम। अब इसमें हमसे पूछा है क्या, फाइंड हाउ मच स्वीटेंड लिक्विड द केन कंटेन्स, तो केन के अंदर कितना स्वीटेंड लिक्विड जो है वो आपके पास होगा। तो ये तो आपके पास सिलेंडर है, जितना इसका वॉल्यूम होगा उतना ही आपके पास इसके अंदर लिक्विड भी होना चाहिए भाई, मतलब जो भी सिरप वगैरह है उतना ही वॉल्यूम होना चाहिए, और क्या कम ज्यादा कैसे हो जाएगा, है ना। तो एक बार मैं चेक कर लेता हूं कि इसका आंसर किस हिसाब से दे रखा है, 2461
लेट मी चेक इट्स क्वेश्चन नंबर 71. क्वेश्चन नंबर 71. क्वेश्चन नंबर 71. 200.96 ऐसा कैसे हो जाएगा भाई? इसको अगले में करा देंगे, इससे पहले वाले से. तो आंसर गिवन है वो आपके पास है 200.96 सेंटीमीटर क्यूब. अब मेरे को ध्यान सुनिएगा, क्वेश्चन जो इसमें पूछा है वो तो पूछा है कि ये कितना होल्ड कर सकता है, और जो भी हमने वॉल्यूम निकाला सिलेंडर का, जितना वॉल्यूम का उसका सिलेंडर का वॉल्यूम होगा उतना ही आपके पास क्या कर सकता है, उस सिरप को भी होल्ड कर सकता है. बट एक्चुअली वो आंसर दिया नहीं है. इसका मतलब या तो आंसर थोड़ा बहुत मिसप्रिंट कर दिया दूसरे तरीके से, लेकिन आंसर अगर उन्होंने निकाल के वो लिखा है, इसका मतलब ये है कि क्वेश्चन में थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हो गया है. क्या मिस्टेक हो मैं आपको समझाता हूँ. इसमें बोला कि केन कितना लिक्विड को, स्वीटेंड लिक्विड को कंटेन कर सकता है. क्वेश्चन ये नहीं होना चाहिए. क्वेश्चन ये होना चाहिए कि इस कंटेनर ने, इस केन ने कितना जो लिक्विड है वो आपके पास कंटेन कर रहा है. वैसे क्वेश्चन तो यही पूछा है, फाइंड हाउ मच स्वीटेंड लिक्विड द केन. ओहो, मैं ये समझ रहा हूं केन को मैं कैन समझ रहा हूं, मतलब कैन कंटेन्स मतलब टोटल लिक्विड, बट एक्चुअली केन कंटेन्स है. तो केन कंटेन्स का मतलब केन के अंदर कितना लिक्विड है, बस ये आपसे पूछा है. तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था. जैसे ये मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया इसमें, केन को कैन पढ़ लिया मैंने, ठीक है कोई बात नहीं. खैर हमने टोटल वॉल्यूम निकाल रखा है 2461 पॉइंट कितना था, 76 ना, हाँ 76 सेंटीमीटर क्यूब. ये ना पूरे सिलेंडर का हमने निकाला है, मतलब जो पूरा केन था उसका हमने निकाला है. अब इसमें से हम क्या करेंगे, रसगुल्ले को गायब करो भाई. रसगुल्ले को अगर हमने माइनस कर दिया तो जो बचा है लिक्विड है, वही लिक्विड का आपको वॉल्यूम पूछा है. बात खत्म हो गया क्वेश्चन, ठीक है ना. चलो तो आप क्या करो, पहले एक स्फीयर का क्या करो, वॉल्यूम निकाल दो. तो वॉल्यूम ऑफ, यहां पे लिख देता हूं, वॉल्यूम ऑफ वन रसगुल्ला क्या हो जाएगा आपके पास, 4/3 पाई आर क्यूब. तो 4/3 ऐसे रखता हूं, पाई की जगह 3.14 लेना है. आर क्यूब का मतलब 27 कर दो, 3 इंटू 3 3 से इसको काट देते, कितना हो जाएगा 9 9 चुके 36 हो जाएगा, और इंटू में 3.14. तो 36 को मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं कितने से, 3.14 से. ये हो जाएगा 113.04. और ये जो है ये तो एक का निकला है, बोलो हाँ, यानी ये एक रसगुल्ले का है. इसको हमें क्या करना है, 20 से इंटू भी करना पड़ेगा, क्योंकि टोटल 20 रसगुल्ले. तो 20 रसगुल्ले को साइड करना है भाई. तो मैं इंटू कर देता हूं 20 से. तो ये हो गया 2260.8 इतना सेंटीमीटर क्यूब है, वो आपके पास आंसर है. तो 20 रसगुल्ले का वॉल्यूम क्या करो आप यहाँ पे माइनस कर दो. तो ये कितना आ जाएगा, ये बच गया 6, 17 में 8 जाएगा, बचेगा 9 पॉइंट. ये कितना बचा आपके पास, एक गायब हो गया, यहाँ पे बच गया 0. ये हो गया आपके पास 0. 6 में 6 आ गया 0, 4 में 2 गया 2. आंसर भी बिल्कुल परफेक्ट दिया है, और क्वेश्चन भी बिल्कुल परफेक्ट था. मैं यहाँ पे केन को कैन पढ़ लिया था, इसलिए मैं अलग से बोल रहा था वही आंसर है. आई ना बात समझ में, ठीक है. तो ओवरऑल ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 71 की कहानी, और ये भी हमने पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया है. तो चलिए उम्मीद करते हैं इस वीडियो में जितनी भी चीजें आप लोगों को समझाई गई थी समझ में आ गए होंगे. और अगर ऐसा है तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए. साथ ही अगर आप चैनल पर नए स्टूडेंट, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा. चलिए मिलते हैं अगली वीडियो, प्रैक्टिस करते रहिएगा. जय हिंद.